नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोरोना काल में जो हालात है देश और दुनिया में वो किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन सवाल ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद कि क्या ये हमारा कहना सही है कि लॉकडाउन से ही हारने वाला है कोरोना। दूसरी लहर में जिस तरह कोरोना ने तांडव मचाया, सरकारों को इसे रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। 1 महीने से ज्यादा वक्त से कई राज्य लॉक हैं और अब इसका असर दिख भी रहा है। कोरोना के मामलों में रोज गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली में लॉकडाउन 24 तारीख यानी 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 24 मई तक का लॉकडाउन है। बंगाल में 30 मई तक पाबंदियां हैं। वहीं महाराष्ट्र 1 जून तक लॉक है। अलग अलग नाम से सभी राज्यों में पाबंदियां जारी हैं। कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट है। फिलहाल इसके अलावा सरकारों को कोई विकल्प नहीं दिख रहा। ये बात अलग है कि पहले जो लोग लॉकडाउन का विरोध करते थे वो अब लॉकडाउन लगा रहे हैं, और जो लोग पहले लॉकडाउन लगाने के पक्ष में रहते थे वो अब इससे बचने की भी सलाह दे रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो आज फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन था, लेकिन अब बढ़ाकर इसको अगले हफ्ते यानी 24 मई तक के लिए कर दिया गया है। और इसलिए कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी कमी भी आई। रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी रेट भी अब सही स्तर पर आ रहे हैं। इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है, और इसके पीछे की वजह ये कि चीजें अगर हाथ से निकल रही हो तो लॉकडाउन के जरिए उसे रोक लिया जाए। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती जा रही है। देश में जो हालात अब से कुछ दिन पहले थे कोरोना के मामलों को लेकर, वो आज की स्थिति में काफी ज्यादा बदल भी चुके हैं। 4 लाख से ऊपर जब मामले आ रहे थे, अब 3 लाख से कुछ ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा करीब करीब वही 4,000 के स्तर पर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग अब इससे ठीक हो रहे हैं, डिस्चार्ज होने वाले लोग ज्यादा हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, और सवाल वही कि क्या लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प अब तमाम राजनीतिक दलों और तमाम राज्य सरकारों के साथ देश को भी नजर आ रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश खुराना साहब, बीजेपी से प्रतिनिधित्व करने के लिए। मेरे साथ संजय द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथ अनुज अत्रे कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, और कुलदीप कुमार मेरे साथ एमएलए और आपकी तरफ से तमाम जानकारियां रखने के लिए जुड़ रहे हैं। हाँ, यहां पर मेरी कोशिश यही है कि हम सब किसी अर्थहीन अनर्थ बहस में ना जुड़ें। हम उस बात को करें जो बात आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल यही कि क्या अब हम लॉकडाउन के अलावा और किसी विकल्प पर सोचने की स्थिति में नहीं है। पहला सवाल हरीश खुराना जी आपसे ही लेना चाहूंगा। देश में और खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि आप दिल्ली से भी आते हैं, क्या अब यह माना जाए कि दवाइयों की बात छोड़िए, वैक्सीन की बात छोड़िए, अगर लॉकडाउन पर अमल किया गया तभी कोरोना से बचाव हो सकता है? लॉकडाउन बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि लॉकडाउन हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही थी। मुझे लगता है कि उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका समर्थन इसलिए किया कि चीजें आउट कंट्रोल हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के साथ 2 चीजें और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है टेस्टिंग और एक होता है ट्रेसिंग। जब ये चीजें नहीं होंगी तब तक लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे सामने मेरे मित्र कुलदीप भाई भी बैठे हैं कि जिस प्रकार से थोड़ा देखने में आया कि कुछ दिनों से टेस्ट थोड़ी सी कम हो रही। ये मेरी एडवाइस है। मैं कोई केस नहीं बोल, बट देखने में आया है कि जो पहले 90,000 95,000 टेस्टिंग होती थी, वो लगभग 70-75,000 टेस्टिंग हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के सामने बैठे हैं
इसको टेस्टिंग को बढ़ाया जाए ताकि लोगों के को पता लगे, हम लोगों को पता लगे कि कितने लोग इस एरिया के अंदर कहाँ पे ग्रस्त हैं, और उस एरियाज को माइक्रो लेवल पर उसको कंटेनमेंट करते हुए किया जाए। क्योंकि अगर हमने दोबारा खोल दिया और लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई तो ये आंकड़ा फिर बढ़ सकता है। मेरा यही कहना है कि हम इसका फायदा, जो लॉकडाउन का फायदा तभी हो सकता है जब तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग दोनों चीज साथ साथ ना हो। मेरा ये कहना है। यानी आप मान रहे हैं कि आजकल जो स्थिति है दिल्ली में, अगर 6,500 के करीब मामले आए, हमें खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेसिंग अब उस अनुपात में नहीं हो रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई विपक्ष होने के नाते बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है, जो आंकड़े कहते हैं कि आज से जो 6 महीने पहले या 4 महीने पहले या 5 महीने पहले जो खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती थी कि हम 85,000 90,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आंकड़े मैं कुछ 10 दिन से देख रहा हूं, वो आंकड़े 70-75,000 में आ रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि एक तो इसको 1,00,000 सवा लाख के रेंज में लेके जाना चाहिए, और जो रिपोर्ट जो 3 दिन 4-4 दिन के अंदर आ रही है उसको हम कोशिश सुनिश्चित करें कि इसको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आए, ताकि जल्द से जल्द पता लगे कि कितने लोग त्रस्त हैं और उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि उस एरिया के अंदर, मान लीजिए मैं जहां रहता हूं, मेरे अगर आसपास तो कहीं कोई कोरोना है तो उसको कंटेनमेंट करके उसको माइक्रो लेवल पे किया जाए। तो ये मेरा सजेशन अरविंद केजरीवाल की सरकार को है। मेरे मित्र सामने बैठे हैं, उसको बहुत अच्छे बता पाएंगे वो। ठीक है, आपने देश की राजधानी दिल्ली और खासतौर पर दिल्ली की सरकार पर इस बात को लेकर सवाल रखा है कि अगर ये चीजें तेज कर दी जाए तो हमको कहीं सही पिक्चर दिखाई पड़ेगी, जो कुछ भी तस्वीर है वो बेहतर होना आपके भी दिल में है। और मैं यहाँ पर कतई ये बात अपने सवालों के जरिए नहीं रखना चाहता कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो या देश का कोई भी दल हो, कोई भी आज के दौर में ये नहीं चाहता कि देश किसी मुसीबत में फंसे। सबकी कोशिश, सबके प्रयास यही है कि हम कोरोना के इस दौर को मात देकर आगे निकलें। खैर, आपने बात रखी है तो कुलदीप कुमार जी, आपसे ही सवाल बनता है, क्या कुलदीप कुमार जी वाकई हम टेस्टिंग और ट्रेसिंग में पीछे रह गए हैं? और अगर पीछे रह गए हैं तो इन आंकड़ों पर खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने जो हम सवाल उठा रहे हैं वही अंतिम विकल्प है, लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं। देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये बिल्कुल आश्वस्त कर दूं आपके चैनल के ऊपर बैठकर कि दिल्ली की सरकार इस देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसमें कोविड के अंदर ना तो कभी किसी आंकड़े को छुपाने का काम किया, ना कभी टेस्टिंग कम करने का काम किया। हमेशा जो भी आंकड़े जनता के सामने सिचुएशन रही दिल्ली को लेकर, अगर हमें लगा कि केसेस बढ़ रहे हैं तो हमने दिल्ली के लोगों को बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि आज केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास इतने बेड अवेलेबल है, इतने बेड खाली हैं, आप लोग एहतियात बरतें। जो सिचुएशन जिस टाइम पे हुई हमने हमेशा उस सिचुएशन को लोगों के सामने रखा। और मैं दावा कर सकता हूं कि दिल्ली के अंदर आज भी आस पड़ोस के राज्यों के मुताबिक पर अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग आज दिल्ली के अंदर आज भी हो रही है। दूसरी बात ये, जो आंकड़े लगातार दिल्ली में बढ़ रहे थे, जो पॉजिटिविटी रेट लगातार 35% तक पहुंच गया था, वो घट के आज काफी कम हो गया है। आज 65 के आसपास आंकड़े दिल्ली के अंदर आए हैं। ये तभी आए हैं जब सरकार ईमानदारी से, सभी डिपार्टमेंट लग के ईमानदारी से लोगों को असलियत की जानकारी, ग्राउंड लेवल की जानकारी दे पा रहे हैं। और दिल्ली की सरकार ने काम बखूबी किया है। और जो दिल्ली की सरकार ने किया है, उन्होंने हमेशा टेस्टिंग पे जोर दिया है, हमेशा टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए, हमेशा टेस्ट बढ़ाए, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, उनको हमेशा बढ़ाने का काम किया है। जो इन्होंने बात कही है कि जो रिपोर्ट आ रही है धीरे धीरे, मैं भी मानता हूँ कुछ जगह पे दिक्कतें हैं कि जो रिपोर्ट आती है, कई सारी लैब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई की हुई है जहां से रिपोर्ट आने में देरी लगती है, लेकिन हम उन पे भी लगातार काम करते रहते हैं। कोशिश रहती है कि लोगों को किसी चीज के देरी ना हो, ताकि लोगों को समय से पता लग पाए कि कहां पर किस चीज दिक्कत है। दूसरी बात हुई माइक्रो कंटेनमेंट जोन की। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है हमने लगातार बनाए हुए हैं और लगातार माइक्रो लेवल पर ट्रेसिंग की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को एक ओपन खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है, टेस्ट करवा सकता है। हमने अपनी सारे डिस्पेंसरी के अंदर टेस्ट ओपन किए हुए हैं, सारे हॉस्पिटल के अंदर किए हुए हैं। लगातार जाके DM ऑफिस की वैन जाकर जगह जगह जाकर बाजारों में जाकर टेस्टिंग शुरू की थी। बहुत माइक्रो लेवल पे हम लोगों ने टेस्टिंग की है। तभी आज नतीजे जो आज आप देख रहे हैं कि आज हम धीरे धीरे पूरी दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण, सब लोगों के सहयोग के कारण धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही हैं। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन, जो आपने कहा कि लॉकडाउन क्या विकल्प है, ये मैं एक बात कहता हूं कि निश्चित रूप से जब लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने लगाया था, तो दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन तब लगाया था जब लगा था कि अब लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर हो गई थी। हॉस्पिटल में बेड लगातार मुख्यमंत्री ने बताया था कि बेड की हॉस्पिटल में कमी, बेड नहीं है अभी,
इसलिए लॉकडाउन को लगाया गया और उसके कारण मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाने से फायदा हुआ और आज जो पॉजिटिविटी रेट है वो हम सबके सामने है और आज दिल्ली अपने आप को रिकवर कर रही है, दिल्ली वापसी कर रही है और ये सभी के सहयोग से और सभी के उससे हो पा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो काम किया है इस पूरे कोरोना काल के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देश की किसी भी सरकार को देखेंगे, आसपास के राज्य, खुराना जी हमारे साथ बैठे हुए, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार है, बगल में हरियाणा की सरकार है, गुजरात की सरकार है, जहां 3 जगह की सरकार है। आप इनसे खुद पूछ लीजिएगा कि हमारे दिल्ली में टेस्टिंग का रेट, टेस्टिंग कितनी हो रही है और बगल के राज्यों में कितनी हो रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत एक एक आदमी को ट्रेसिंग करके हम लोगों ने ये टेस्ट किया है कि हर व्यक्ति का टेस्ट हो पाए और उसकी राजीव 1 मिनट बोलूंगा सिर्फ, राजीव 1 मिनट 1 सेकंड 30 सेकंड लूंगा सिर्फ, राजीव जी 30 सेकंड लूंगा जी। देखिए मैं सिर्फ एक आंकड़ा पेश कर रहा हूँ, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री के खुद का आंकड़ा है। 11 तारीख को 70,000 टेस्टिंग हुई, जबकि कल मैं 70,000 है, फिर 78,000 है, फिर 76,000 है और जो कल जो आया, जो हम कह रहे हैं कि 6,000 सिर्फ केसेस सामने आए हैं। हैरानी करने वाली बात है कि सिर्फ 56,811 टेस्ट हुए हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका अपना बुलेटिन कह रहा है। यानी आपका कहना यह है कि 14,000 कम हो गए तब जब हम आंकड़ों में कमी देख रहे हैं लगातार। मैं आऊंगा हरीश भाई आपके पास आऊंगा क्योंकि जो लोग भी देख रहे हैं वो नहीं अब 1 मिनट कुलदीप भाई हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मैं और भी मेरे सम्मानित गेस्ट बैठे हुए हैं इस वक्त, उनको भी मौका दें, फिर एक साथ बात करते हैं ना, सारी चीजें हम भी समझ लेंगे। और आज इस बहस, इस चर्चा में आने का मेरा यह उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि कौन सा राजनीतिक दल अपनी कमजोरियों के चलते जवाब नहीं दे पाया, कतई नहीं। मैं चाहता हूं देश के लोगों को और तमाम लोगों को जो एनसीआर में खास तौर पर हैं देश में, उन्हें सही आंकड़े तो पता चले। मेरे सवाल तीखे भी होंगे लेकिन थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं बात करूंगा संजय द्विवेदी साहब। संजय द्विवेदी साहब, सवाल आपसे भी भाई, क्या लॉकडाउन अंतिम विकल्प है उस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट तक मुंबई मॉडल के बारे में जिक्र करता है, एक ऐसे दौर में जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है, दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठा चुका है और तमाम दूसरी सरकारों पर भी। मुंबई मॉडल और लॉकडाउन, क्या यही अंतिम विकल्प आपको दिखाई पड़ता है कोरोना से निपटने का? पहली बात तो ये है, देखिए जब हमारे पास माननीय पिछले साल जब हमारा कोरोना जब हमारी आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हुए लगाया था लॉकडाउन कि साहब हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण से लॉकडाउन लगाया गया। तो 3-3.5 महीने लॉकडाउन चला था। लेकिन आज स्थिति देखिए, आज स्थितियां कुछ 20 अप्रैल के बाद जब हमारी केंद्र सरकार चुनाव से बाहर आई है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तब से कुछ स्थितियां ऑक्सीजन के मामले में सुचारू रूप से चलना शुरू हुई है। लेकिन आप देखिए, जब तक हम ब्रेक द चेन, आप एक बात मान लीजिए, आप हमारी बात, कि जब तक हम ब्रेक द चेन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, 50,000 से ऊपर केस आ रहे थे, आज केस घटते कितने कम रह गए? क्यों? कि हमने ब्रेक द चेन का सही ढंग से उपयोग किया। आप जब इसमें कोई इलाज नहीं है, इसका एकमात्र इलाज है संक्रमण का कि हमको मास्क लगाना है, दूरी मेंटेन रखना है, हाथ धोने हैं। तो जब हम लॉकडाउन को नहीं लगाएंगे तो लोगों में लापरवाही पैदा होती है, उस लापरवाही पैदा होने की वजह से संक्रमण तेजी से फैलता है। तो सबसे पहले सरकारों को ये करना चाहिए, कहीं की सरकार हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ टेस्टिंग कहाँ कौन कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये विषय दूसरा हो गया। ये आज का विषय ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचा सके, क्योंकि संक्रमण इतना तेजी से फैला जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन उपलब्ध न होने की वजह से मुझे दुख है, आज भी मैं पीड़ा हो रही है कि काफी लोगों की उससे मृत्यु हुई। कम से कम मेरे हिसाब से काफी लोग उसमें मृत्यु पाए हुए हैं, जो एक दुखद घटना है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती, हमारे पास दवाइयां अवेलेबल होती, आज आप वैक्सीन खा के देख लीजिए। हमारी केंद्र सरकार ने कहा साहब 1 मई से वैक्सीन लगेगी, लेकिन आज वैक्सीन नहीं है। अब वैक्सीन नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है राज्य सरकारों के पास नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र सरकार के अधीन है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन आती है, वेंटिलेटर्स आते हैं, वैक्सीन आती है, दवाइयां आती हैं। तो अगर आज की मैं दिल्ली की बात करता हूँ या महाराष्ट्र की बात करता हूँ, आज महाराष्ट्र ने अपना इंतजाम करके ऑक्सीजन की एबिलिटी बढ़ाई, लेकिन अब दिल्ली में देखिए बार बार केंद्रीय मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो बार बार दिल्ली को टारगेट करते हैं। आज गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 75 लोगों की डेथ से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, तो ये किसकी कमी कही जाएगी? तो यहाँ पे बात
एक दूसरे को आंख दिखाने का नहीं है। यहाँ इस समय जरूरत है, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्तर हो, सबको एकजुट होकर एक साथ प्रयास करके इस महामारी को मारना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये हमारे पूरे लोग जो आज एफर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से आप देखिए हमारे केस भी कम होने लगे हैं। मैं फिर दोबारा कहूंगा, ब्रेक द चेन की जरूरत इस देश में है, जब तक हम इस पर काबू पा ना सके। अनुज भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अनुज भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज भाई, हम एक ऐसे वक्त में आ गए, एक पेंडेमिक ने, एक ऐसे वायरस ने जो हमको दिखाई नहीं देता है, उसने पूरे विश्व के तमाम बड़े बड़े राष्ट्रों को, जिनको इस बात पर गर्व था कि वो लोग विकास की ऐसी सीढ़ी पर आगे बढ़ गए हैं जहां पर उनको मात देना मुश्किल है, उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीन हमारे पास नहीं है उतनी, दवाइयों की बात करें तो दवाइयां भी कम पड़ रही हैं और कुछ दवाइयां तो हैं ही नहीं हमारे पास, जो मिली नहीं रही हैं। क्या इस स्थिति में ये बात सही है, ये कहना सही है कि सांसों का संकट अगर बचाना है, जिंदगी को हाथ में रखना है, तो केवल और केवल लॉकडाउन ही विकल्प बचा है? अब सारी बातें हैं कि लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, वो बातें अलग, बिना लॉकडाउन के कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ चीज हमारे पास नहीं है। तो देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे कुछ एक स्थिति में जब पीछे बहुत भयावह स्थिति थी, तो जब सरकारें पूरी तरह से विफल हो गई थी, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था कि सरकारों ने जो पीछे 4-5 महीने का समय मिला था, जब केसेस कम हो गए थे जनवरी फरवरी तक, तो कोई तैयारी नहीं की, जबकि पूरे विश्व समुदाय ने, WHO ने, तमाम एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सब देशों को आगाह किया था, विशेषकर हमारे देश को आगाह किया था कि आपके पास दूसरी वेव आ रही है और बहुत भयानक तरीके से आएगी, लेकिन उसकी तैयारी नहीं की गई। आज देश की राजधानी दिल्ली हम सेकंड वेव को भी क्रॉस करके फोर्थ वेव में चल रहे हैं, लेकिन यहां भी तैयारी नहीं की गई। जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी चलती रही, तू डाल डाल में पात, उसी राह पर आम आदमी पार्टी भी इनको फॉलो करती चली, जिसका खामियाजा देश में और दिल्ली की जनता ने भुगता है। अगर ये तैयारी इन्होंने कर ली होती तो मुझे नहीं लगता कि इतने भयानक दृश्य जो हमने दिल्ली वासी होने के नाते भुगता है, वो नहीं भुगतना पड़ता। आज ये लॉकडाउन जो लगाया गया है दिल्ली में, 5वें हफ्ता हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरा तरह से विजनलेस लॉकडाउन है। सरकार की नीति टोटल विजनलेस है। ये पूछना चाहते हैं कि ये बता दीजिए, आप लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं, क्या लॉकडाउन पूरी तरह से कोई समाधान है? सरकार कहां थी तैयारी पर? जिस समय दिल्ली में जब केसेस बढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी राजधानी में किसी चीज की अभाव नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स हमारे पूरी तरह से तैयार है। लेकिन 3 दिन बाद ही क्या हाल हुआ? ना ऑक्सीजन, ना हॉस्पिटल्स में बेड, ना आईसीयू, ना वेंटिलेटर्स। जो भयावह दृश्य सब लोगों ने देखा है, हमने देखा है, आपने देखा है, वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, आने वाली पीढ़ियां नहीं भूल सकती उसको। क्यों नहीं तैयारी की गई? आप केंद्र सरकार के ऊपर अपना पल्ला झाड़ करके अपनी जो है कहीं ना कहीं जनता के सामने असहाय दिखने का प्रयास करते रहे, लेकिन आपकी कहां जिम्मेदारी आपने अपनी निभाई? माता जी, मैं आपको कहूंगा, कुलदीप भाई, किसको देनी थी? कुलदीप जी, ऑक्सीजन किसको देनी थी? कुलदीप जी, कुलदीप जी, कुलदीप जी, किसको देनी थी? दवाइयाँ किसको देनी थी? वैक्सीन किसको देना था? जवाब देता हूं। आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना कि सरकार एक मिनट, ये नहीं आरोप लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन किसको देनी थी? अनुज अत्रे जी बोलिए, एक मिनट, अनुज अत्रे को पूरा बोलने दें। संजय भाई, कुलदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, अनुज अत्रे को बोलने दें। तो हम बता, हम विपक्ष में रहते हुए हमको आपको सलाह देंगे, बशर्ते कि आप माने। लेकिन निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी, क्योंकि देश अगर हमारा विश्व में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है, जहां हम 7,500 मैट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं, उस देश में सांसों के लिए लोगों को ऑक्सीजन की वजह से हाहाकार मचानी पड़े, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन कुलदीप जी, दिल्ली की देश की राजधानी में 38 सरकारी हॉस्पिटल है, जो आपकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। 11 हॉस्पिटल आज भी ऐसे हैं जिसमें एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया है। आप बता दीजिए कि आपने क्या किया है? एक PSA प्लांट जो है, ऑक्सीजन प्लांट, 40 से 50 लाख रुपए में बन जाता है। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। 3 महीने में 150 करोड़ रुपए आपने जनवरी से मार्च तक खर्च दिए अपनी फोटो चमकाने में, विज्ञापन देने में। क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाए? 17 हॉस्पिटल बड़े बड़े, गंगाराम हॉस्पिटल, इनमें ऑक्सीजन के अभाव में जान चली गई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे। अभी आपकी सरकार ने बुलेटिन जारी करके किया 3 दिन पहले, हमारे पास ऑक्सीजन बखूबी है, हमें नहीं चाहिए। तो किसकी कमी है? ये कहीं ना कहीं आप दोनों की कमी है। कुलदीप जी, ठीक है, कुलदीप जी, समाधान नहीं, ठीक है, कुलदीप जी, राजनीति देखने को।
कुलदीप जी मेरे साथ अनुज जी एक मिनट। आप पूछते हैं कि कौन दे रहा है? कुलदीप जी अनुज अत्रे के सवाल, माफी चाहता हूं मैं आपसे अगर आपको यह लगे कि मैं अनुज अत्रे की लाइन पर जा रहा हूं। उनका एक एक सवाल जायज है। मैं मानता हूं ये तमाम तैयारियों में हम प्रशासन के तौर पर, शासन के तौर पर विफल रहे जब हमको 4000 मौतें देखनी पड़ी। वो 4000 लोग जो हर दिन इस दुनिया को छोड़कर जाते रहे, उनकी बददुआएं कहीं बहुत व्यवस्था को देखनी पड़ेंगी। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा हूं और कुलदीप जी आपके साथ ही शुरुआत करूंगा। मुझे यह जरूर बताइएगा, छोटा लॉकडाउन, लगातार लॉकडाउन, क्या अंतहीन लॉकडाउन ही अब हल बचा है दिल्ली के पास या देश के पास? हरीश खुराना जी आपके पास आऊंगा एक ब्रेक के बाद। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं। क्या हालात हैं 4 शहरों से? हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट देखते हैं। की दूसरी लहर के कहर से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली के लिए रविवार को एक बड़ी खबर आई। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है। 4 सप्ताह से दिल्ली में लॉकडाउन है, जो कि 17 तारीख की सुबह खत्म होना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब इसको 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है, यानी 24 तारीख की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा रहेगा। दरअसल दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में जिस तरीके से केसेस में गिरावट आई है, उसकी एक वजह ये लॉकडाउन भी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर तकरीबन 6000 केसेस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 10% के आसपास हो गई है। सरकार का मानना है कि जब तक यह पॉजिटिविटी रेट 5% के आसपास ना हो जाए, तब तक दिल्ली में सख्ती बरकरार रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम दिखने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में फिर एक बार ये कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू बढ़ाने के पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, प्रदेश के हालात समझे, चर्चा की और उसके बाद 24 मई तक मुहर लगा दी। मुहर लगाने के पहले उन्होंने पटरी दुकानदारों का विशेष ख्याल रखा और उसमें साफ तौर पर ऐलान किया गया कि पटरी दुकानदारों के लिए इस कोरोना लॉकडाउन में आखिरकार 1000 रुपये का भुगतान भी दिया जाएगा, जिससे उनको खान पान में कोई परेशानी न हो। हालांकि इन सारी चीज़ों के बावजूद आखिरकार जो प्रदेश की स्थितियां हैं कोरोना को लेके, वो थोड़ी सामान्य हुई हैं और यही कारण है कि स्थिति सामान्य थोड़ा देखते हुए, कोरोना मीटर डाउन देखते हुए आखिरकार सरकार ने एक बार फिर 24 मई तक का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन के पहले दिन में ही प्रस्तुत पुलिस प्रशासन, जैसे कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कराकरी रहेगा पूरा वेस्ट बंगाल में, वैसा ही दिखा जा रहा है कि आज सुबह से हर जगह कलकत्ता शहर में, साउथ लेक में या न्यू टाउन में, हर जगह में पुलिस की तरफ से जो भी आदमी घर से निकल रहे उन लोग को पुलिस पूछ रहे है कि किस लिए वो निकल रहे हैं, कोई ई पास है कि नहीं। इस तरह से पुलिस की तरफ से आज पूरा कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में जो लॉकडाउन जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, वो लॉकडाउन को सफल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। और सुबह से ही दिखा गया है पूरा कलकत्ता शहर और जो जिला है वो जिला में पूरा रास्ता, जो लॉकडाउन के चित्र होता है वो लॉकडाउन के दृश्य दिखा जा रहा है पूरा कलकत्ता शहर में। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सोहना चौक पर और आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम के हालात की बात की जाए तो पहले 1 सप्ताह क्योंकि लॉकडाउन था और उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ सुरक्षित हरियाणा के नाम से पूरे प्रदेश में लोगों को एहतियात बरतने की बात की गई थी। लॉकडाउन की तरह जिस तरीके से अगर बात करिए, आज अंतिम दिन है, हालांकि अब कल से किस तरीके से रहेगा उसको लेकर सरकार अपना निर्णय कुछ ही देर में सामने रखेगी, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग जरूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। आपको दिखाना भी जाएंगे कि जगह जगह नाके जो हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, वाहनों की जो जांच है, जो लोग हैं जो संदिग्ध हैं उनकी जांच की जा रही है। किसी के पास ऐसा है कोई कि उसके पास वैलिड रीजन नहीं है तो उनके चालान भी किए जा रहे हैं और उन्हें वापिस जो है भेजा जा रहा है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 1600 के करीब मामले हालांकि सामने आए, एक बड़ा सुधार जरूर देखा गया है। वैक्सीन को लेकर बात करें तो 4500 लोगों को वैक्सीनेशन भी किया गया है। इसको लेकर के लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं, ड्राइव थ्रू किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन के द्वारा तमाम एहतियात, तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं साथ साथ लोगों से यह अपील है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे।
चार अलग अलग जगहों से आपने रिपोर्ट देखी है, हर कहीं तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जोर दिया जा रहा है लॉकडाउन के ऊपर। हमारे साथ चार खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश खुराना साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुलदीप कुमार साहब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संजय द्विवेदी साहब शिवसेना से, अनुज अत्रे साहब कांग्रेस से। कुलदीप भाई, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। अनुज अत्रे ने तमाम सवाल उठाए, और सवाल इसलिए उठाए कि उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की। बुरा लगता है जब तस्वीर थोड़ी सी धुंधली या खराब नजर आती है, क्योंकि सरकार आपकी है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और ये एक तरीके से पूरे विश्व में एक मैसेज भेजती है कि पूरे भारत की क्या स्थिति हो सकती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुरुआत में कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन छोटा होगा, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। मैं लॉकडाउन के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन के बहाने कमियां छिपाने का मौका तमाम सरकारों को भी मिल रहा है? देखिए, मुझे तमाम सरकारों को तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली के अंदर तो लॉकडाउन में चीजों को अच्छा किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़ाया जा रहा है। जहां पर मान लीजिए बेड 20,000 थे, उनको 25,000 करा जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का उसको मजबूत किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो विशेषज्ञ जिन्होंने बताया। कुलदीप भाई, अनुज अत्रे का ये कहना था कि कुआं तभी खोदा गया है जब प्यास लगी, जब हालत बिगड़ी तब ये सारी चीजें की गई। अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर हुई। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की महामारी थी, ये पूरे देश के अंदर जिस लेवल पे थी, उससे किसी भी अकेले व्यक्ति का, अकेली सरकार का लड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पूरी सरकार, पूरा दिल्ली के लोग मिलकर इससे एक साथ लड़े हैं, और सबने कहीं ना कहीं जंग जीतने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात आपको और बता दूं कि अनुज अत्रे जी को एक बात मैं बता दूं कि दिल्ली की सरकार ऐसी एकमात्र सरकार है जिसके लिए लॉकडाउन विकल्प नहीं है, उसके लिए वैक्सीनेशन विकल्प वो चाहती है, क्योंकि इसका जो कोरोना है इसका खात्मा तभी हो सकता है जब वैक्सीनेशन हो, और वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है कि हम एक एक व्यक्ति को, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ये बात बोलते हैं बार बार, अरविंद केजरीवाल जी, कि हम 3 महीने में दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि इसका एकमात्र विकल्प यही है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए, जिससे उसको सुरक्षा कवच पहन सके और सुरक्षित हो सके। पहली बात ये। दूसरी बात ये, एक बात और बता दूं आपको कि दिल्ली पहली ऐसी सरकार है जिसने लॉकडाउन के अंदर अपने, चाहे ऑटो वाले हो, चाहे टैक्सी वाले हो, चाहे गरीब मजदूर पे दिहाड़ी मजदूर कमाने वाले लेबर वर्कर हो, उन सबको अकाउंट में 5-5 हजार रुपए देने का काम किया है, ताकि किसी को भी लॉकडाउन बहुत बढ़िया। हरीश खुराना बोला 71 लाख, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे 1 सेकंड और दीजिएगा। 71 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हर व्यक्ति के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए जा चुके हैं। ये सारी चीजें, कुलदीप भाई, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जरिए हमारे पास भी है, और हम सारी बातें कर रहे हैं, रख रहे हैं। हरीश खुराना साहब इस वक्त इशारा कर रहे हैं। हरीश खुराना साहब बोलिए, फिर संजय भाई के पास जाता हूं मैं देखिए, राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे हैरानी होती है कुलदीप भाई के जवाब से। कुलदीप भाई कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप भाई से एक निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कि कुलदीप भाई आप कह रहे हो कि वैक्सीनेशन एक सहारा है, जरा आप बता दें और परचेज ऑर्डर को जरा सार्वजनिक कर दें आपके चैनल के माध्यम से। आप तो एमएलए, आप सत्ता के अंदर हैं, जरा पूरी दुनिया को दिखाएं कि उस ऑर्डर की कॉपी कहाँ है, वैक्सीनेशन उन दोनों कंपनियों को। क्योंकि दोनों ने कहा है, आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 लाख ईच हमने 26 अप्रैल को ऑर्डर कर दिए, तो जरा उसको कॉपी को जरा सार्वजनिक कर दे। अब वो कॉपी मत दिखाइएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि वी आर अबाउट टू परचेज, जो आपने चिट्ठी लिखी है उसको। तो ये कृपा करके ये राजनीति मत करो। आप मानिए, नहीं आप चिट्ठी कहना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं। कुलदीप भाई मुझे बात कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट तो करने दो। आप जो चिट्ठी दिखा रहे हैं वो हमने वो चिट्ठी देख चुके हैं, उसमें कहाँ लिखा है? अच्छा, आप पहले बता दो चिट्ठी कौन सी दिखा रहा हूं मैं? अरे मुझे मालूम है क्या कितने पानी में हो यार, मुझे मालूम है कुलदीप भाई आप कितने पानी में हो। मैं आपको आपकी पार्टी को रजवट से वाकिफ हूँ, इतना मुझे मालूम है। संबित पात्रा के लिए उस्ताद बनना चाहते हो आप? आपने अभी कहा कि 72 लाख लोगों को आपने राशन दिया। कुलदीप सुनिए, आपने अभी कहा, कुलदीप भाई सुनिए, कुलदीप भाई सुन लीजिए ना, सुनने की पेशेंस भी रखिए। आपने अभी कहा 72 लाख लोगों को राशन दिया। भाई किसने किया, किसने राशन दिया? ये केंद्र ने आपको दिया हुआ है, उसके अंदर तो आप अपने शेयर लेना चाहते हैं, लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आप ऑक्सीजन को रोते रहे, आप ये भी बता दो ना चैनल को, दुनिया को बता दो ना ऑक्सीजन किसकी वजह से नहीं मिली।
आप ये भी बता दो ना, आपको भी मालूम है, अगर ऑक्सीजन आपको भी दिल्ली को मालूम है, नहीं मुझे पहुंची मालूम किसकी है। वजह से नहीं पहुंची? मैं राजनीति ये भी नहीं बता करना दो, चाह रहा, अगर मैं आज राजनीति देश के नहीं लोगों को करना चाह रहा। वैक्सीनेशन नहीं हो आप पाया ऑर्डर कॉपी तो दिखाओ, क्यों नहीं हो चलो। पा रहा? आप क्योंकि ऑर्डर माननीय कॉपी प्रधानमंत्री दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी ने अरे वो ऑर्डर 6.5 कॉपी दिखाओ। करोड़ वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप ये कुलदीप क्यों नहीं भाई, बताते हैं आप उसको कि अगर ट्वीट करो। आज दिल्ली का एक मुंबई का कुलदीप एक भाई, बच्चा आज वैक्सीनेट हो कुलदीप जाता, भाई, अगर आप यहाँ लोगों जुड़ ने रहे हैं। उस वैक्सीन को यहाँ बाहर नहीं जुड़ भेजा रहे होता, हैं। बाहर राजनीति मत बेचा नहीं करो, होता। राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आज देश के लोग पूछ रहे हैं, रीजी आपसे, माननीय प्रधानमंत्री ने पूछ रहे हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन जो आपने पाकिस्तान को दिए, जो आपने अफगानिस्तान को दिए, जो आपने बारमूला को दिए, जो आपने बांग्लादेश को दिए, उसके बारे में बताइए ना, कहाँ गई वो? चुके हैं दिल्ली में, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करो राजनीति। कुलदीप भाई, राजनीति करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा, कर लेंगे, बिल्कुल, लेकिन इस इसी में वक्त आपसे जरूरी वही कह रहा है हूं। मैं लोगों की आपसे जान हाथ जोड़ के बचाना। बोल रहा हूँ, राजनीति मत दिल्ली के करो, लोगों के ये ऊपर, लो, देश ये के लो। लोगों पर रहम कर लो। 6.5 करोड़ वैक्सीन आप लोगों ने सप्लाई कर दी केवल प्रधानमंत्री जी की इमेज चमकाने के लिए। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री की इमेज चमकाने के लिए आप मैं लोगों ने वही देखना चाहता हूँ। मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था कि दोनों सम्मानित लोग हैं, दोनों सम्मानित सदस्य हैं, एक वर्तमान पार्टी में है और एक खुद एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, इस वक्त अपनी बातें भी रखते हैं। संजय द्विवेदी भाई, हम क्या ये माने कि हम केवल लॉकडाउन के सहारे ही बचेंगे, हम बाकी चीजों में अब कुछ नहीं कर सकते? जो सारी उम्मीदें हैं वो कालाबाजारियों के हाथ में है, क्योंकि रेमडेसिविर चाहिए कालाबाजारियों के पास जाइए, ऑक्सीजन चाहिए कालाबाजारियों के पास जाइए। समझ में नहीं आता कि किस सरकार को कब कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार कहां कहां भिजवा रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, लेकिन हम बस लॉकडाउन के सहारे रहें। देखिए राजीव जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना हूं, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं मैं कर रहा हूं। पहली बात का जवाब मैं देता हूं, लॉकडाउन या ब्रेक द चेन वो इसलिए जरूरी है कि हमें जो 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 एकदम से बढ़ रहे थे, केसेस बढ़ रहे थे लापरवाही की वजह से या जिसकी वजह से आप मान लीजिए, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगने से क्या फायदा होगा? संजय भाई एक मिनट, संजय भाई अंतहीन लॉकडाउन हो सकता है क्या? अंतहीन लॉकडाउन हो सकता है क्या? 162 प्लांट लगवाए गए थे, नहीं उसमें सिर्फ 32 संजय भाई, अंतहीन लॉकडाउन नहीं हो सकता। समाज को खोलेंगे तो मामले बढ़ेंगे, दवाइयां, वैक्सीनेशन जरूरी है। क्या सांसों के लिए बस लॉकडाउन के सहारे रहें? बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जो 162 प्लांट पहले लगने थे उसमें मात्र 32 लगे। अब जो 551 प्लांट लग रहे हैं वो कहां लग रहे हैं? वो राज्य सरकारों को उसका अधिकार दिया जाए। ये मतलब नहीं है कि साहब स्वास्थ्य मंत्रालय उसको देखेगा और डिप्यूट करेगा, उसका जो पैसा है इनको दिया जाए तो राज्य सरकारें लगवाएंगी। भाई राज्य सरकारों को आप तब दोष दे सकते हैं जब आप उनकी जिम्मेदारी डालिए। आज ऑक्सीजन से लेके दवाइयां, वैक्सीन सब केंद्र सरकार को अवेलेबल करानी है। अगर केंद्र सरकार आज कहती है कि साहब आप अपने आप खुद खरीद लीजिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जब पानी सर पे चढ़ गया तब आप कह रहे खुद खरीद लीजिए। उससे पहले आप चुनाव में व्यस्त थे, चुनाव में आप क्यों व्यस्त थे? जो 551 घोषणा अभी की गई है वो 4 महीने पहले नहीं हो सकती थी। 4 महीने पहले अगर हो जाती तो हम कितने लोगों की जान बचा लेते। हमारा मन समझिए, मैं किसी बात मैं समझ गया। बहुत लॉजिकल पॉइंट है संजय भाई एकदम सही पॉइंट है। हरीश खुराना साहब से जवाब लूंगा, लेकिन अनुज अत्रे के पास जाऊंगा। अनुज अत्रे, संजय द्विवेदी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं अनुज अत्रे? 551 प्लांट लगने हैं, जो 162 प्लांट लगे हैं। ठीक है अनुज अत्रे, संजय जी में जवाब। अनुज अत्रे, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल बातें हो रही हैं। संजय जी ने जो बात की है बिल्कुल तर्क वाली बात नहीं है। और ये अभी जो आपकी इसमें डिबेट में हमने देखा है, जिस तरह से भाजपा की और आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने जो यहाँ पे तूतू मैमे का एक दृश्य हमको दिखाया है, वही हालात सरकारों में भी ये रहते हुए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं, केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों के ऊपर जो है उनकी नाकामियों का ठीक तरह फोड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि देश की जनता देख रही है कि जो दोनों राजनीतिक दल जो सरकार में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं दोनों फेल हैं। तो ये तो तय हो गया कि वो भी मान रहे हैं कि केंद्र सरकार मानती है कि राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की फेल है, आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार फेल है। खामियाजा किसने भुगता? आपने भुगता है। हमने अपने परिजनों को खोया है। हमने वो भयानक मंजर देखा है, शायद कुलदीप भाई ने और हरीश खुराना जी ने भी देखा होगा। इनके पास भी राजनीतिक जीवन में रहते हुए सैकड़ों लोगों के आए होंगे और असहाय इन्होंने भी महसूस किया होगा। तो हम लोग जब असहाय हुए और आकर के अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी अब बोलते हैं, जब केसेस घट गए हैं, कि मैं हूं ना, हम पूछना चाहते हैं तब कहां चले गए थे जब दिल्ली की जनता को सबसे अधिक आवश्यकता थी आपकी, जब लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था,
लगातार केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसमें भी खेल के आंकड़े छुपाए जा रहे थे। जनता के लिए टेस्टिंग कम होने के साथ साथ जो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ रही है वो भी गलत आ रही है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स आप देखिए, उठा के देखिए आंकड़े कर रहे थे। जरा सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, आप भी इस चीज से देख रहे हो। मानना है अच्छा टेस्टिंग हो रही है, पॉजिटिव है, एग्जाम कर रहे थे, संक्रमण बढ़ रहा है। आपकी सरकार ने बोला है, मैं कुलदीप जी आपके छोटा सा आंकड़ा दिल्ली आज 7 दिन बैठ से ऐसे खड़ी है। माफी चाहूंगा, ऐसे हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ऐसे हम लोग एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। ठीक है संजय भाई, अनुज अत्री साहब आपका पॉइंट आया, आपने हाँ बोलिए, समय कम है थोड़ा। नहीं यार राजीव जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं बीच में रहे। देखिए, इनकी सरकार ने बोला 1 अप्रैल से 10 मई के बीच में दिल्ली में 8,127 मौतें हुई, सरकारी आंकड़ा है, इनके बुलेटिन में जारी। लेकिन दिल्ली के नगर निगम कहती है जो कोविड डेडिकेटेड जो शमशान घाट, वहां पर हमने 14,387 लाशों का क्रीमेशन किया है। तो 6,000 मौतों का तो फर्क ये दोनों सरकारों ने, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही अपने आंकड़े में फर्क कर दिया है। तो ये बताएं कि दिल्ली में कोरोना से 4,387 का जब क्रीमेशन हुआ है तो दिल्ली की सरकार ये कैसे कहती है कि 8,000 मौतें हुई? यानी बहुत हरीश भाई समय नहीं, हरीश भाई मेरे पास समय नहीं है। हरीश भाई आपसे आखिरी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा, तमाम बातें हो रही हैं, उन्होंने क्रेमेशन का आंकड़ा दिखाया कि लोग एक दूसरे को जी राजीव भाई से मैं आखिरी कमेंट मेरा यही है कि हमें राजनीति नहीं करनी इस वक्त। राजनीति के लिए बहुत टाइम पड़ा है, जिंदगी पड़ी है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है? हमारी प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना, लोगों को इस कोरोना से मुक्ति दिलवाना, और ये मिलजुल के होगा। कोई केंद्र कहे कि मैं अकेले दम पे कर लूंगा, राज्यों के बगैर कर लूंगा, वो नहीं होगा। राज्य कहे कि हम अकेले कर लेंगे और केंद्र की मदद नहीं चाहिए, उससे नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ हरीश भाई, हाथ से हाथ मिलाने पड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हरीश भाई एक बात सुनिए हरीश भाई, कि इस देश ने पोलियो पर विजय कैसे पाई थी वो समझिए। पोलियो पर विजय इस तरह से पाई गई थी कि हर चौराहे, हर बाजार, हर नुक्कड़ पर जाकर लोगों को वैक्सीन दी गई थी। अगर ये स्थिति आज हाथ में हाथ मिला के की जाए तो शायद हम जीत पाएंगे जंग। आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना या कोई भी, सभी पूरी ताकत लगा रहे हैं इस देश को बचाने के लिए। हम इस राजनीति में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते। मैं देख रहा हूं हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन बस एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में लेने की जरूरत है। देश के लोगों की जान बचाना कहीं बड़ी प्राथमिकता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।